Hello everybody, I am CS Ishika Agrawal from Team BML and I welcome you all to lecture 6 of CSET Logical Reasoning. So in today's class, we are gonna continue coding and decoding. कल की क्लास में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के कुछ नए कंसेप्ट पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हमने लेटर कोडिंग कंप्लीट किया था, नंबर कोडिंग कंप्लीट किया था. तो आज की क्लास में सबसे पहले वी विल डिस्कस होमवर्क क्वेश्चंस एंड आफ्टर दैट वी विल लर्न अ न्यू कंसेप्ट ऑफ कोडिंग एंड डिकोडिंग. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी होमवर्क. आई होप जो कल मैंने होमवर्क दिया था वो आप सभी सॉल्व करके आए हैं. तो होमवर्क कौन कौन से क्वेश्चंस थे? होमवर्क क्वेश्चन थे मैम बोनस प्रैक्टिस क्वेश्चन के आपके क्वेश्चन नंबर 10, 11 एंड 12 है होमवर्क. तो सबसे पहले हम होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसके बाद वी विल सॉल्व प्रैक्टिस सम मोर क्वेश्चंस. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच वाज अ होमवर्क क्वेश्चन. इस क्वेश्चन में क्या था मैम? लेट्स सी द क्वेश्चन. सो क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है इफ a इज रिटन एज b, मतलब हम a को a नहीं b बोलेंगे. a इज नॉट a, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स a इज b. b इज रिटन एज c, मतलब b को b नहीं c बोलेंगे. c इज रिटन एज d, मतलब c को c नहीं d बोलेंगे. एंड सो ऑन. एंड सो ऑन मीन्स सिमिलरली हम सारे नंबर को सारे अल्फाबेट्स को एक एक अल्फाबेट आगे बढ़ा देंगे. सो a इज नॉट a इज b. b इज नॉट b इज c. c is not c is d. Similarly, d is not d is e, and so on. Then how will Salman be written in that language? मैम यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा? जस्ट अ सेकेंड, कल हमने यहाँ कंप्लीट किया था. लेट्स गेट अ ब्लैंक पेपर. ओके, सो मैम यहाँ बोल रहा है कि हम a को a नहीं b बोलेंगे, b को b नहीं c बोलेंगे, c को c नहीं d बोलेंगे, d को d नहीं e, e को f, f को g एंड सो ऑन. आप समझ गए? तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं मैम? वी आर डूइंग +1. कल की क्लास में ऐसे हमने +1 -1 वाले बहुत सारे पैटर्न के क्वेश्चन किए थे. अगर कल की क्लास आपने नहीं देखी है तो जाकर के बैकअप यूट्यूब में देख लीजिए. ओके, सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? a +1 कर रहे हैं a में, b में +1 कर रहे हैं, c में +1 कर रहे हैं, डी में +1 कर रहे हैं, ई में +1 कर रहे हैं, विच मीन्स हम सारे अल्फाबेट्स में +1 कर रहे हैं. तो आपको पैटर्न निकल के आ गया. मैम व्हाट इज द पैटर्न? द पैटर्न इज +1 एंड द सेम पैटर्न यू हैव टू अप्लाई इन सलमान. कैसे मैम, कैसे करेंगे? अगर आप सलमान को लिखते हैं, जस्ट अ सेकेंड, अगर आप सलमान में +1 करते हैं तो क्या होगा? एक एक करके देखते हैं. अगर हम s में +1 करते हैं तो उसका आंसर हो जाएगा t, बिकॉज s + 1 इज इक्वल टू t. अगर आप a में +1 करते हैं तो इसका आंसर होगा b. वाई? बिकॉज a + 1 इज इक्वल टू b. सिमिलरली l + 1 इज इक्वल टू m, m + 1 इज इक्वल टू n, a + 1 इज इक्वल टू b एंड n + 1 इज इक्वल टू o. You have to just find out the pattern in the previous two words and the same pattern you have to apply in Salman. तो सलमान में आपको पैटर्न पता चल गया, +1 करना है, तो आपने सलमान में +1 कर दिया और आपका आंसर आ जाएगा. तो योर करेक्ट आंसर इज TBM NBO. योर करेक्ट आंसर इज TBM NBO. कैसे किया मैम? हमने सब में +1 कर दिया. ऐसे ऐसे हमने कल की क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन किए थे. सो योर करेक्ट आंसर इज TBM NBO, right? So TBM, the correct option is TBM NBO. Option number B is your correct answer. Clear? Let's move to our second homework question, which is question number 11. Question number 11 आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. If CSET is coded as 29558, if executive is coded as 53521867, then how is test coded in that language? ठीक है, बहुत इजी है. मतलब आपने यहाँ एक प्रॉपर कोडिंग दे दी. क्या कोडिंग दे दी मैम? हमने CSET को कोडिंग दी 29558. 29558. नेक्स्ट आपने एग्जीक्यूटिव को कोडिंग दी. आपने एग्जीक्यूटिव को क्या कोडिंग दी? 535218. लेट्स सी, 535218 675.
यहाँ बस आपको क्वेश्चन ने क्लियरली ये डेटा प्रोवाइड किया है। क्या डेटा प्रोवाइड किया है मैम कि CACT का कोड ये है, एग्जीक्यूटिव का कोड ये है, विच मीन्स एवरी अल्फाबेट इज अलॉटेड अ पर्टिकुलर नंबर। मैम इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब C को एक कोड अलॉट कर दिया 2, S को एक कोड अलॉट कर दिया 9, E को 5, इसीलिए दूसरा E का भी 5 है। T का कोड हो जाएगा 8, नेक्स्ट E का कोड हो जाएगा 5। देखो E का यहाँ भी 5 है, तो यहाँ भी E जितने जगह है सबका कोड 5 है, क्योंकि E को कोड अलॉट कर दिया 5, तो E का कोड फिक्स हो गया 5, वो चेंज नहीं होगा। हर अल्फाबेट को एक पर्टिकुलर कोड दे दिया गया है। तो X का कोड है यहाँ 3, C का 2, U का 1, T का 8, I का 6, V का 7 और E का 5। A particular number, a code has been allotted to all the alphabets, and in the same way you have to find out the code of test. तो टेस्ट का कैसे निकालोगे मैम? टेस्ट में कौन कौन से अल्फाबेट आते हैं? टेस्ट में आते हैं TEST। तो T का कोड देखो क्या है, E का कोड देखो, S का कोड देखो, T का कोड देखो, आंसर आ जाएगा। तो TEST का कोड हो जाएगा, T का कोड हो जाएगा 8, E का कोड हो जाएगा 5, तो 5। S का कोड हो जाएगा मैम, कहाँ है S? ये रहा S। S का कोड हो जाएगा 9, तो S का कोड हो गया 9। एंड नेक्स्ट T का कोड कौन सा हो जाएगा? T ये रहा, T का कोड हो जाएगा अगेन 8। सो मैम योर आंसर इज 8598। सो योर करेक्ट आंसर इज 8598 विच इज ऑप्शन नंबर बी। This way question number 11 is done. Moving towards next question, homework question number 12। अच्छा क्वेश्चन नंबर 12 रिपीटेटिव हो गया है। एप्पल वाला क्वेश्चन हम कल की क्लास में कर चुके हैं, गलती से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसलिए इसको कट कर दीजिए। चलिए अब कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 भी हमारे लेटर कोडिंग के ऊपर ये क्वेश्चन है, ठीक है। लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर है। इफ रामायण इज कोडेड एज TAOAAP, मैम इफ रामायण इज कोडेड एज TAOAAP, देन हाउ सीता इज कोडेड इन दैट लैंग्वेज? मैम रामायण तो हमने बहुत देखी, हम बता देंगे। यहाँ रामायण का ज्ञान नहीं पूछा है, यहाँ लॉजिकल रीजनिंग का ज्ञान पूछा है, तो कृपया लॉजिकल रीजनिंग में जो पिछले 2 क्लास में पढ़ा है ना, वो वाला ज्ञान लगा के बताइए। कैसे लगाएंगे मैम? कैसे? नया पेज लेते हैं, नए पेज में देखते हैं। यहाँ बोल रहा है कि रामायण इज कोडेड एज TAOAAP, TAOAAP। First you have to find out pattern between these two and the same pattern you have to apply in Sita। इस क्वेश्चन में बहुत लोग गड़बड़ी करते हैं, प्लीज आप वो गड़बड़ी मत करिएगा। ध्यान से देखिए, रामायण एंड TAOAAP में क्या रिलेशन है। सो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रिलेशन मिलेगा R में +2 हो रहा है। क्यों? क्योंकि R के बाद S के बाद T आता है, तो R में +2 किए तो T आ गया। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ सेम है, अगर मैं बोलूं तो ये सेम है। सेम मतलब A है तो A कॉपी कर दिए, कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, कुछ भी प्लस माइनस नहीं कर रहे हैं, एज इट इज जो ऊपर नंबर है वो हमने नीचे कॉपी कर दिया। फिर अगर आप M और O के बीच में डिफरेंस देखोगे तो M के बाद N आता है, N के बाद O आता है, विच मीन्स M + 2 इज इक्वल्स टू O। सो M + 2 इज इक्वल्स टू O। अब देखो वापस से यहाँ सेम है, सेम है मतलब A को एज इट इज कॉपी कर दिया है, नो प्लस नो माइनस। अब आगे देखो, y में +2 करेंगे तो a आएगा। कैसे? y के बाद z, z के बाद a, तो y + 2 इज इक्वल्स टू a। नेक्स्ट अगर आप फिर देखेंगे तो a को फिर से कॉपी कर दिया है। कैसे? यहाँ सेम है, सेम है मतलब a था उसको एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया है। नेक्स्ट n के और p में क्या रिलेशन है? n में अगर +2 करेंगे तो p आएगा। कैसे? n में +1 o देन +1 p, तो n के बाद o के बाद p, सो n में +2 करेंगे तो p आएगा, तो यहाँ हमने किया +2। इससे आपको एक पैटर्न समझ गया होगा मैम हम क्या कर रहे हैं, ऑल्टरनेटिव में +2 कर रहे हैं और दूसरे ऑल्टरनेटिव में सेम नंबर को कॉपी कर रहे हैं। एक ऑल्टरनेटिव में +2 कर रहे हैं और दूसरे ऑल्टरनेटिव में सेम नंबर को कॉपी कर रहे हैं। तो आपको पैटर्न पता चल गया। मैम पैटर्न क्या है? यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ पैटर्न है, यहाँ कोई एक पैटर्न नहीं है, यहाँ 2 पैटर्न है।
तो कैसे होगा मैम, हम पहले +2 करेंगे, फिर सेम नंबर कॉपी करेंगे, देन +2, देन सेम नंबर, देन +2, देन सेम नंबर। सेम पैटर्न यू हैव टू अप्लाई इन सीता। तो कैसे करोगे मैम, यहाँ सीता लिख दो पहले, SEETA। अब सीता में आपको क्या करना है, सेम पैटर्न अप्लाई करना है। कैसे मैम, पहले आप करेंगे +2, देन आप लिखेंगे सेम नंबर, देन आप करेंगे +2, देन आप लिखेंगे सेम नंबर, और देन आप करेंगे +2। अच्छा, हमने स्टार्ट +2 से क्यों किया है, हमने स्टार्ट +2 से इसलिए किया है क्योंकि ऊपर वाले पैटर्न में भी +2 से स्टार्ट हो रहा था। पहले +2 हुआ, उसके बाद सेम नंबर कॉपी किए। तो फर्स्ट वी विल डू +2 एंड देन वी विल कॉपी सेम नंबर। क्लियर है? ठीक है, तो +2 फिर सेम, फिर +2 फिर सेम, फिर +2। अब आगे बढ़ते हैं, कि S में +2 कर दो, STU, सो इसका आ जाएगा मैम U। E को सेम एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दो, E में +2 करेंगे, नेक्स्ट E में +2 करेंगे तो E के बाद F, F के बाद G, तो इसका आ जाएगा G। नेक्स्ट T को एज इट इज सेम कॉपी पेस्ट कर दो, तो हमने यहाँ T कर दिया। उसके बाद हमें A में +2 करना है, तो A +2 कितना हो जाएगा, A के बाद B, B के बाद C, तो A +2 इज इक्वल टू C, तो यहाँ हो जाएगा मैम C। आ गया आंसर, इतना इजी? यस, इतना इजी। UEGTC इज योर करेक्ट आंसर, UEGTC इज योर करेक्ट आंसर। कैसे आया मैम, फर्स्ट हमने रामायण और TAO AAAP के थ्रू हमने पैटर्न निकाला। पैटर्न क्या था, +2 सेम, +2 सेम, +2 सेम, +2 सेम पैटर्न हमने सीता में अप्लाई कर दिया। हमने एक बार +2 कर दिया, फिर सेम कर दिया, फिर +2 कर दिया, फिर सेम कर दिया, और फिर +2 कर दिया। क्लियर है? तो हमने S में +2 किया तो U आ गया, और E को फिर कॉपी पेस्ट कर दिया, फिर E में +2 Z, T को कॉपी पेस्ट कर दिया, और A में +2 C। आई होप एवरीबडी इज क्लियर एंड द करेक्ट आंसर इज UEGTC, which is option number B. So option number B is your correct answer. With this we are done with our question number 17. Moving towards our next question. ये बहुत ही अब easy लगेंगे आपको, क्यों? क्योंकि हमने 2 दिन लगातार कोडिंग एंड डिकोडिंग की प्रैक्टिस कर ली है। तो कल भी हमारी कोडिंग एंड डिकोडिंग की प्रैक्टिस हो गई थी, परसों भी थोड़ी बहुत हो गई थी। परसों सीक्वेंस एंड सीरीज कंप्लीट करने के बाद हमने थोड़ा बहुत कोडिंग एंड डिकोडिंग स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, सो आज और अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग में से पकड़ आ जाएगा। और अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये लॉजिकल रीजनिंग है, दिस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन इजी हो और कुछ क्वेश्चन थोड़े हार्ड हो। अब सब क्वेश्चन थोड़ी लड्डू क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, तो कुछ कुछ थोड़े हार्ड क्वेश्चन मिल सकते हैं, बट आप लोगों को घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द चांसेस इज कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन इजी आएंगे आप लोग को, इजी या मीडियम लेवल के आएंगे। क्यों? क्योंकि आप लोगों को आपके एग्जाम में पेन एंड पेपर एंड कैलकुलेटर अलाउड नहीं है। तो ICSI आपके लेवल के हिसाब से ही क्वेश्चंस पूछेगा, जो आप बिना पेन एंड पेपर एंड बिना कैलकुलेटर के सॉल्व कर पाए। आपको एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछा जाएंगे, बट ऐसा हो सकता है 25 मार्क्स में कुछ ऐसे 1-2 क्वेश्चन आ जाएं जो थोड़े डिफिकल्ट हो, तो घबराने की बात नहीं है। हम हर तरह के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिससे आपका लॉजिकल रीजनिंग पूरा स्ट्रांग हो जाए और आपके 25 मार्क्स सिक्योर हो जाए, जिससे आपका क्या होगा, एग्रीगेट में आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपके पास होने की संभावना बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए हम प्रैक्टिस करते हैं। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट लगे तो घबराना मत, उसको शांत दिमाग से सोचने की कोशिश करना। एक बार नहीं समझ में आएगा, दूसरी बार समझने की कोशिश करना, 1-2 बार में आपको वो कंसेप्ट इजी लगने लगेगा। ठीक है, सो विद दिस वी आर मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, जो आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ A इज कोडेड एज 1, इफ B इज कोडेड एज 2, देन हाउ इज बोर्ड कोडेड इज दैट लैंग्वेज। ये तो सिंपल कॉपी पेस्ट है, जैसा हमने एक और कंपनी वाला कौन सा एक और क्वेश्चन किया था ना कल की क्लास में हमने क्वेश्चन किया था। कौन सा क्वेश्चन किया था मैम? कोई सा तो भी किया था, हाँ फेस वाला क्वेश्चन किया था, ये वाला फेस वाला क्वेश्चन, तो उसी की तरह का है ये वाला क्वेश्चन भी। क्या है मैम क्वेश्चन? द क्वेश्चन इज सेइंग कि A का कोड 1 है, B का कोड 2 है, मतलब समझ जाओ फॉरवर्ड सीरीज का क्वेश्चन है। फॉरवर्ड सीरीज को मैंने परसों की क्लास में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, मतलब लेक्चर नंबर 4 में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि अगर कोई फॉरवर्ड सीरीज या बैकवर्ड सीरीज का क्वेश्चन आता है तो उसमें किस तरह से सॉल्व करते हैं। द थिंग इज यू हैव टू अप्लाई शॉर्टकट विच इज एजोटी। ठीक है, सो द क्वेश्चन इज सेइंग मैम A का कोड है 1, B का कोड है 2, तो अकॉर्डिंगली आप समझ जाओ कि C का 3 होगा, D का 4, E F G H I एंड सो ऑन, तो 5 6 7 8 9 करके इनका कोड होगा।
तो मतलब दिस इज अ फॉरवर्ड सीरीज। फॉरवर्ड सीरीज मतलब जो ए से चालू होता है जेड पे खत्म होता है। तो ए की पोजीशनिंग अगर देखें तो ए फर्स्ट पोजीशन में आता है, बी सेकंड पोजीशन में, सी थर्ड पोजीशन में, डी फोर्थ पोजीशन में एंड सो ऑन। तो आपको बता दिया है कि ए को हम 1 बोलेंगे, बी को 2, सी को 3, डी को 4 एंड सो ऑन। मतलब यहाँ फॉरवर्ड सीरीज के बेसिस पे पोजीशनिंग दे दी गई है। अब आपको पूछ रहा है कि बोर्ड का क्या कोड होगा। चलिए बताइए बोर्ड का क्या कोड होगा मैम। इसको दूसरे कलर से करते हैं। बोर्ड का क्या कोड होगा, बहुत इजी है। आप यहाँ पर शॉर्टकट लगाएंगे। क्या शॉर्टकट लगाएंगे मैम, आप यहाँ पर शॉर्टकट लगाएंगे ईजोटी का। ईजोटी इज इन 5th पोजिशन, जे इज इन 10th, ओ इज इन 15th, टी इज इन 20th एंड वाई इज इन 25th। तो ये वाला शॉर्टकट लगा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो आपको बी का कोड क्या होगा मैम, बी तो सेकेंड नंबर पे आता है, तो बी का कोड हो जाएगा 2। ओ का क्या कोड होगा मैम, आपको एक एक काउंट करने की जरूरत नहीं है कि ए का 1, बी का 2, ए बी सी डी एफ जी एच आई पूरा ओ तक काउंट करने की जरूरत नहीं है। आप इजोटी लगाओ तो इजोटी से आपको याद होगा कि ई जे ओ, अच्छा ओ 15th नंबर पे आता है तो ओ का कोड हो जाएगा 15। ए का कोड बहुत सिंपल है 1। टी क्या इजोटी से याद आ जाएगा ई जे ओ टी, अच्छा टी 20th नंबर पे आता है तो टी का कोड हो जाएगा 20। सिमिलरली आपको मिल गया कि बोर्ड का कोड क्या होगा। ये आपको ज्यादा अच्छे से तब समझ में आएगा जब आप पुराना लेक्चर कोडिंग एंड डिकोडिंग का फर्स्ट लेक्चर अटेंड किए होगे विच इज लेक्चर 4। तो आपको ये कंसेप्ट ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि वहां पर मैंने इजोटी का शॉर्टकट कैसे यूज करते हैं वो समझाया था। ठीक है, तो आप इजोटी का शॉर्टकट लगा करके निकाल सकते हैं कि बोर्ड का कोड क्या होगा। बोर्ड का कोड हो जाएगा, बी सेकंड नंबर पे आता है तो बी का कोड 2 हो जाएगा। देखो यहाँ बी 2 नंबर पे आ रहा है, वैसे ही ओ 15 नंबर पे आएगा, ए 1 नंबर पे आएगा, देखो ए 1 नंबर पे आ रहा है, टी 20th नंबर पे आएगा। और इसको पूरा काउंट करने की जरूरत नहीं है, इजोटी शॉर्टकट लगा करके तुरंत आ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया 215120। सो द करेक्ट आंसर इज मैम, द करेक्ट आंसर इज 215120 विच इज ऑप्शन नंबर ए। क्लियर एवरीबडी। चलिए मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। सेम क्वेश्चन है बस वर्ड अलग है। इफ ए इज कोडेड एज 1, बी इज कोडेड एज 2 एंड सो ऑन। सेम, ये वाला ऊपर वाला सेम रहेगा, बस बोर्ड को हटा देते हैं। ये तो सेम बोल रहा है कि ए का कोड 1 है, बी का कोड 2 है, सी का 3, डी का 4 एंड सो ऑन। ठीक है, अब आपको बताना है कि कंपनी का क्या कोड होगा। आपको बताना है कि कंपनी का क्या कोड होगा। तो यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर लिख दो, कंपनी लिख दो, COMPANY, कंपनी लिख दो। अब कैसे निकालोगे मैम, शॉर्टकट अप्लाई करो, शॉर्टकट अप्लाई करो, आ जाएगा। कैसे कैसे आ जाएगा मैम बता दो हमें। चलिए बता देती हूँ। जैसे सी का कोड क्या हो जाएगा, सी तो बहुत इजी है, ABC थर्ड नंबर पे आ जाएगा तो सी का कोड हो जाएगा 3। ओ का क्या कोड होगा मैम, इजोटी से अप्लाई करके देख लो, ओ 15th नंबर पे आता है, ABCD करके चेक भी कर सकते हो कि ओ 15वें नंबर पे आएगा, ओ का कोड हो जाएगा 15 क्योंकि ओ 15th नंबर पे आता है। ठीक है, सो ओ का कोड हो जाएगा मैम, जस्ट सेकेंड, हाँ ओ का कोड हो जाएगा 15। सिमिलरली एम का क्या कोड होगा मैम, ठीक है, वैसे ही m का कोड हो जाएगा हमारा 13। क्यों, क्योंकि m के बाद n के बाद o। आपको इजोटी से याद आ जाएगा कि o 15 नंबर पे आता है तो m o के 2 पहले आता है, m के बाद n के बाद o, तो m 13 नंबर पे आएगा, m 13, n 14, o 15। सो m का कोड हो गया 13। सिमिलरली p, o के बाद p आता है, o 15th है तो p 16th हो जाएगा, तो p 16th। a का नंबर है 1। नेक्स्ट इज एन का क्या नंबर होगा, ओ के जस्ट पहले एन आता है तो एन का नंबर हो जाएगा 14। वाई का क्या नंबर होगा, इजोटी में वाई 25th नंबर पे आता है तो वाई का कोड हो जाएगा 25। सिमिलरली आपको आंसर मिल गया 3151316111425। सो योर आंसर इज 3151316111425 विच इज ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 19 इज डन। अच्छा एक सेकेंड, इसमें मैं आपको एक टिप देना चाहती हूँ, एक ट्रिक बताना चाहती हूँ कि इस तरह के क्वेश्चन को कि आपको इतना टाइम लगा करके पूरा कंपनी का निकालने की जरूरत है नहीं। पूरा कंपनी का कोड नहीं निकालोगे तो भी चल जाएगा। जैसे क्यों मैम, क्यों, जैसे आप सी का निकालो, सी का आया 3 मतलब आपका आंसर 3 से ही चालू होगा, तो इसमें तो सारे आंसर 3 से चालू हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट निकालो, ओ का है 15 मतलब 315 आपके स्टार्टिंग के 3 नंबर होंगे ये, लेकिन यहाँ पर मैम ये तो 35 है
तो ये तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा फर्स्ट आंसर के फर्स्ट 3 नंबर्स होंगे 315 और ये तो 32 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो एक्सक्लूजन अप्रोच फॉलो करना। अब नेक्स्ट क्या हो जाएगा मैम, 315 के बाद हो जाएगा 13। तो यहां पर आप देखो इतना ही निकाल लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मतलब स्टार्टिंग के 5 नंबर्स आपके होने चाहिए 31513, तो यहां पर से 31523, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आप सिर्फ स्टार्टिंग के 5 नंबर ही निकाल के आप करेक्ट आंसर निकाल सकते हो कि डी होगा। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग के 5 नंबर्स हमने COM का निकाल लिया, हमने COM का निकाला 31513, तो फर्स्ट के 5 नंबर्स 31513 होने चाहिए। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो मतलब ये ABC तो हो ही नहीं सकते, विच मीन्स करेक्ट आंसर डी होगा। आपको पूरा निकालने की जरूरत भी नहीं है, इसे बोलते हैं स्मार्ट अप्रोच। तो आप एग्जाम में ऐसे स्मार्ट अप्रोच फॉलो करना कि अच्छा अगर ए ऑप्शन नहीं पॉसिबल नहीं है, बी भी पॉसिबल नहीं है, सी भी पॉसिबल नहीं है, मतलब अल्टीमेट डी ही होगा आंसर। ठीक है, ऐसे भी दिमाग लगाना। अब पूरा ऐसे सॉल्व करने मत बैठा, ऐसे मत बैठना, मैं तो आपको पूरा सॉल्व करके दिखाई हूं, लेकिन एग्जाम में आप देखना अगर इतना सॉल्व करने से आंसर आ जा रहा है तो बस बढ़िया है, क्योंकि ये तीनों हो नहीं सकता तो फिर डेफिनेटली डी ही होगा आंसर। तो इस तरह से एक्सक्लूजन वाला अप्रोच फॉलो करना और आप सही तरीके से जल्दी वे में ऐसे सॉल्व कर पाएंगे। सो विद दिस आवर क्वेश्चन नंबर 19 इज डन। Okay, so we are done with question number 17, 18, 19, and now we will learn one more concept of this chapter, coding and decoding, which is the concept of, just a second, which is the concept of substitution. अब हम एक सब्स्टिट्यूशन का एक और कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, ठीक है, जिसमें क्या रहेगा, एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आज से हम पेन को पेन नहीं पेंसिल बोलेंगे, मतलब पेन को सब्स्टिट्यूट कर दिया पेंसिल से, विच मीन्स अब से पेन को पेन नहीं पेंसिल ही बोलेंगे, जो क्वेश्चन में बोलने का वो मान लेना सच। तो इसी तरह के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं कि इस क्वेश्चन में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और हमें किस तरह का इसको सॉल्व करना रहता है, ठीक है, किस तरह से इसको सॉल्व करना रहता है। सो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सब्स्टिट्यूशन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है मैम, इट इज सेइंग कि बुक इज कोडेड एज पेंसिल, विच मीन्स फर्स्ट क्वेश्चन है बुक इज कोडेड एज पेंसिल, विच मीन्स हम बुक को बुक नहीं आज से पेंसिल बोलेंगे। तो मान के चलो एक बुक है आपके पास और उसको आप आज से बुक नहीं बोलोगे, उसको पेंसिल बोलोगे। आगे पढ़ते हैं। पेंसिल इज कोडेड एज मिरर, मतलब आज से आप पेंसिल को पेंसिल नहीं शीशा बोलोगे, शीशा मीन्स मिरर, मतलब आज से पेंसिल ये क्या है, दिस अ पेंसिल, बट पेंसिल को तो हम पेंसिल नहीं मिरर बोलते हैं। तो व्हाट इज दिस, इफ आई आस्क यू व्हाट इज दिस, देन यू विल से मिरर। व्हाई? बिकॉज क्वेश्चन बोल रहा है कि पेंसिल को हम पेंसिल नहीं मिरर बोलेंगे। सो दिस इज अ मिरर, दिस इज अ मिरर। ओके, नाउ मिरर इज कोडेड एज बुक, मिरर को हम मिरर नहीं बुक बोलेंगे, मतलब शीशा आप बोलोगे मैं अपने आप को शीशा में देख रहा हूं, ऐसा नहीं बोलोगे मैं अपने आप को बुक में देख रहा हूं, मतलब आज से मिरर को हम मिरर नहीं बुक बोलेंगे। तो ये 3 फैक्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको सच मान लो, आर्ग्यू मत करना कि क्यों हम मिरर को बुक बोलेंगे, जो क्वेश्चन बोल रहा है मान लो, बिकॉज दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसमें हम एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं या एक वर्ड को दूसरे वर्ड से सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो हमने यहाँ मिरर को सब्स्टिट्यूट कर दिया बुक से, कि मिरर आज से मिरर नहीं है बुक है, पेंसिल आज से पेंसिल नहीं मिरर है, सिमिलरली बुक आज से बुक नहीं पेंसिल है। अब इन तीनों फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं और इन तीनों फैक्ट्स के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। और क्या क्वेश्चन पूछा गया है? क्वेश्चन पूछा गया है कि देन व्हाट इज यूजफुल टू राइट ऑन पेपर, आप पेपर में लिखने के लिए क्या यूज करते हो, व्हाट डू यू यूज टू राइट ऑन पेपर। सही वाला आंसर बताना पहले कि एक्चुअल में आप लिखने के लिए इनमें से क्या यूज करते हो, पेंसिल यूज करते हो, पेंसिल यूज करते हो। बट मैम अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन पेंसिल को हम पेंसिल नहीं मिरर बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? द करेक्ट आंसर इज मैम मिरर। कैसे? पहले सही आंसर बताओ, सही आंसर क्या होगा? क्या यूज करते हैं पेपर में लिखने के लिए? पेंसिल यूज करते हैं, पेंसिल इज द सही आंसर। लेकिन पेंसिल को हमने क्या कोड दिया था? पेंसिल को हमने कोड दिया था मिरर, विच मीन्स पेंसिल का कोड है मिरर, तो पेंसिल को हम पेंसिल नहीं मिरर बोलेंगे। तो अब आप क्या यूज करते हो लिखने के लिए? आप यूज करते हो मिरर, शीशा यूज करते हो लिखने के लिए, ठीक है। सो मिरर इज योर करेक्ट आंसर। वी आर डन विद क्वेश्चन नंबर 1। लेट्स सी अनदर क्वेश्चन। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं।
मैन इज कोडेड एज वुमेन, मतलब आदमी को आप आज से आदमी नहीं औरत बोलेंगे। हमने मैन को बोला कि हम आदमियों को आज से आदमी नहीं बोलेंगे, मैन नहीं बोलेंगे, हम मैन को वुमेन बोलेंगे। मैन को हमने वुमेन कोड दे दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको सच मान लो, आर्ग्यू मत करो, ठीक है। तो क्वेश्चन ने बोल दिया कि यहाँ एक आदमी है, आदमी को ब्लैक कलर का बना देते हैं, ये एक आदमी है, बड़ी बड़ी मूछें हैं इसकी, ठीक है। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं आज से, मैन को मैन नहीं हम बोल रहे हैं एक वुमेन। ड्राइंग कैसी है, बोलना बहुत अच्छी है मैम, बहुत अच्छी है, खबरदार जो बोला अच्छी नहीं है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन में आगे क्या बोल रहा है, मैन को हमने वुमेन बोल दिया, अब आगे वुमन इज कोडेड एज गर्ल, मतलब औरत को आज से आप औरत नहीं लड़की बोलोगे, ठीक है। तो मान के चलो ये हमारी बड़ी सी वुमेन थी, इसको हम आज से वुमेन नहीं क्या बोलेंगे, छोटी सी प्यारी सी लड़की, गर्ल बोलेंगे। तो वुमेन को आज से आप वुमेन नहीं गर्ल बोलोगे। क्लियर एवरीबडी। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। गर्ल इज कोडेड एज बॉय, गर्ल इज कोडेड एज बॉय, मतलब गर्ल को आज से आप गर्ल नहीं बॉय बोलोगे। तो यहां पर हो जाएगा कि ये है आपकी लड़की, इसको आप गर्ल नहीं आज से क्या बोलोगे, बॉय बोलोगे। तो ये है, ये बन गया आपका छोटा सा बॉय। अब आगे पढ़ते हैं, क्वेश्चन में बोला है बॉय इज कोडेड एज वर्कर, मतलब इस बॉय को आज से आप बॉय नहीं वर्कर बोलोगे, ठीक है। ये है आपका वर्कर। तो अब क्वेश्चन पूछ रहा है, बस क्वेश्चन में इतने सारे फैक्ट्स दे दिए हैं, ऑल दिस फैक्ट्स आर प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन, कि मैन को आप मैन नहीं वुमेन बोलोगे, वुमेन को आप वुमेन नहीं गर्ल बोलोगे, गर्ल को आप गर्ल नहीं बॉय बोलोगे, और बॉय को आप बॉय नहीं वर्कर बोलोगे, ठीक है। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक 6 साल की फीमेल को क्या बोलते हैं, फीमेल मतलब अ लेडी। क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6 साल की फीमेल को आप क्या बोलोगे, 6 साल की बच्ची को आप क्या बोलोगे। तो पहले सही आंसर दो कि 6 साल की बच्ची को क्या बोलते हैं, 6 साल की फीमेल को हम बोलते हैं गर्ल, 6 साल की फीमेल को लड़की बोलते हैं ना, विच इज गर्ल। बट मैडम हमारे क्वेश्चन में हम गर्ल को गर्ल नहीं बॉय बोलते हैं, विच मीन्स इसका आंसर क्या होगा, बॉय। बॉय इज योर करेक्ट आंसर, क्योंकि हम लड़की को लड़की नहीं लड़का बोलते हैं। तो 6 साल की फीमेल को वैसे तो गर्ल बोलते हैं, लेकिन हमारे क्वेश्चन में गर्ल को गर्ल नहीं बॉय बोलते हैं, इसीलिए इसका फाइनल आंसर होगा बॉय। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बॉय। ऐसा ही एक और क्वेश्चन करते हैं मैम, कि नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, रेड्स आर ब्लू, मतलब आज से आप रेड को रेड नहीं ब्लू बोलोगे। कैसे, रेड को रेड नहीं आप ब्लू बोलोगे। नेक्स्ट, ब्लूज आर व्हाइट, ब्लूज आर व्हाइट मतलब ब्लू को आज से आप ब्लू नहीं क्या बोलोगे, व्हाइट। नेक्स्ट, व्हाइट्स आर येलो, मतलब व्हाइट को आज से आप व्हाइट नहीं येलो बोलोगे। तो व्हाइट को आज से व्हाइट नहीं हम क्या बोलेंगे, ये तो दिख ही नहीं रहा है, येलो। और येलो को हम आज से येलो नहीं क्या बोलेंगे, येलोज आर ऑरेंज, मतलब येलो को आज से आप येलो नहीं ऑरेंज बोलोगे। तो यहां ऑरेंज ले लेते हैं, प्यारा सा कलर ऑरेंज। और आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन, ऑरेंज आर पिंक, मतलब ऑरेंज को आज से आप ऑरेंज नहीं पिंक बोलेंगे। क्लियर है, ये सारी डेटा आपको क्वेश्चन में प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन बोल रहा है कि रेड आज से रेड नहीं है, ब्लू है, ब्लू आज से ब्लू नहीं व्हाइट है, व्हाइट आज से व्हाइट नहीं येलो है, येलो आज से येलो नहीं ऑरेंज है, और ऑरेंज आज से ऑरेंज नहीं पिंक है, ठीक है। सो ऑरेंज इज इक्वल टू पिंक,
ऑरेंज अगर आपको दिखे कलर, जैसे ये कौन सा कलर है, दिस इज अ येलो कलर, तो ये येलो नहीं है, ये क्या है, ये ऑरेंज है। क्यों, ये नीचे वाला कलर, ये वाला, दिस इज अ येलो कलर, लेकिन हम येलो को येलो नहीं ऑरेंज बोलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछूं ये कौन सा कलर है, तो ये ऑरेंज है। ठीक है, तो समझ में आया, दिस इज द डेटा प्रोवाइडेड इन द क्वेश्चन। अब आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज द कलर ऑफ स्काई, आपको क्वेश्चन में पूछा है स्काई का कलर क्या है। द आंसर इज स्काई, आसमान नीले रंग का होता है। आसमान नीले रंग का होता है, बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, द स्काई इज ब्लू, स्काईज आर ब्लू, तो स्काई इज ब्लू, तो आसमान नीले रंग का होता है। ठीक है, सो मैम स्काई का कलर क्या है, स्काई का कलर है ब्लू, बट हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम ब्लू को ब्लू नहीं क्या बोलते हैं मैम, हमारे क्वेश्चन के हिसाब से हम ब्लू को ब्लू नहीं व्हाइट बोलते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा व्हाइट इज योर करेक्ट आंसर। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। क्वेश्चन में आपको ये फैक्ट्स प्रोवाइडेड है, इसके बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि स्काई का कलर क्या है। नॉर्मली स्काई का कलर नीला होता है, ब्लू होता है, बट हमारे केस में हम ब्लू को ब्लू नहीं व्हाइट बोलते हैं, इसीलिए इसका आंसर होगा व्हाइट। चलिए समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन कैसे करते हैं। विद दिस वी आर डन विद द 3 क्वेश्चन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन के 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। आप आईसीएसआई क्वेश्चंस में अच्छा, सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपको मैं होमवर्क देती हूँ, आप बना लेंगे, होमवर्क क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। तो इसके लिए आज के लिए आप लोग को कुछ कुछ होमवर्क मिलता है। होमवर्क है नंबर कोडिंग का, क्वेश्चन नंबर 2 इज होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 3 इज होमवर्क, एंड सब्स्टिट्यूशन का है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन नंबर 7 इज होमवर्क एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क। ये 4 क्वेश्चन होमवर्क है जो आपको कल करके आने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 एंड 3 लेटर कोडिंग के ऊपर है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 सब्स्टिट्यूशन के ऊपर है। ठीक है, चलिए आज का 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा लेटर कोडिंग के ऊपर है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग इफ इन अ सर्टेन कोड कंप्यूटर इज कोडेड एज RFU VQ NPC देन हाउ इज मेडिसिन कोडेड इन दैट लैंग्वेज। तो इसको हम कैसे करेंगे मैम, बहुत इजी है, ध्यान से देखना। हम यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, सबसे पहले बोल रहे हैं कंप्यूटर को हमने कुछ कोड दे दिया, ठीक है, तो यहाँ लिख दो कंप्यूटर, कंप्यूटर को आपने कोड दे दिया RFU VQ NPC NPNC। अब क्वेश्चन में आपको एक वर्ड है कंप्यूटर, उसको आपने इस लैंग्वेज में कोड कर दिया। तो यू फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट पैटर्न कि आपने कंप्यूटर को इसमें कैसे कोड किया। ऐसे क्वेश्चंस हमने कल की क्लास में बहुत सारे किए हैं, तो अगर आपने कल की क्लास देखी होंगी और अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो आपको बन जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले आप देखिए कंप्यूटर और इसके बीच में रिलेशन क्या है, क्या प्लस माइनस करने से निकलेगा। तो अकॉर्डिंगली आपको एक पैटर्न निकल के आएगा और सेम वही पैटर्न आपको मेडिसिन में लगानी है, मेडिसिन का फाइंड आउट करने के लिए आंसर, मेडिसिन का कोड, राइट। तो इसको हम कैसे करेंगे मैम, इसको हम कैसे करेंगे, सबसे पहले अगर आप ध्यान दें नॉर्मल प्लस माइनस करने से आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर क्या हो रहा है मैम, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर सबसे पहले हम रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स कर रहे हैं मतलब पहले उल्टा कर रहे हैं। जैसे कंप्यूटर को अगर हम उल्टा पढ़ेंगे तो पहले R आएगा, फिर E, फिर T, फिर U, फिर P, फिर M, फिर O, फिर C। उल्टा सीधा कैसे COMPUTER, लेकिन अगर उल्टा पढ़ेंगे तो RETUPMOC। तो उल्टा लिख दो, एक बार इसको उल्टा कर दो, पूरा जस्ट ऑपोजिट कर दो। तो उल्टा करने से पहले R आ जाएगा, फिर E, फिर T, फिर U, फिर P, फिर M, फिर O, फिर C। जस्ट हमने कंप्यूटर को रिवर्स कर दिया, उल्टा कर दिया। ठीक है, अब आप देखोगे तो आपको रिलेशन समझ में आ जाएगा। मैम फर्स्ट और लास्ट लेटर सेम है, एज इट इज हमने कॉपी कर दिया, ऊपर भी R नीचे भी R, ऊपर भी C नीचे भी C। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर एज इट इज कॉपी कर दिया, एज इट इज कॉपी, वी कॉपीड इट एज इट इज। कुछ भी प्लस प्लस नहीं हुआ, कुछ भी माइनस नहीं हुआ, नथिंग इज एडेड, नथिंग इज सबट्रैक्टेड। और बाकी सब में क्या हो रहा है मैम, बाकी सब में +1 हो रहा है। कैसे, अगर आप देखें तो ये सेम है, ठीक है, E में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। कैसे, E +1 इज इक्वल टू F, E के बाद F आता है नेक्स्ट, T +1 इज इक्वल टू U,
टी के बाद यू आता है, u प्लस वन इज इक्वल्स टू वी, p प्लस वन इज इक्वल्स टू क्यू, m प्लस वन इज इक्वल्स टू n, o प्लस वन इज इक्वल्स टू p एंड लास्ट वाला सेम है, सी को एज इट इज कॉपी कर दिया। तो मैम पैटर्न क्या है? द पैटर्न इज फर्स्ट एंड लास्ट लेटर आर सेम एंड बीच के सारे आर डन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। सो पैटर्न क्या लिखकर के आया मैम? पैटर्न पहले हमने रिवर्स किया, फिर हमने फर्स्ट वाले को एंड देन रिवर्स करने के बाद फर्स्ट एंड लास्ट वाले को सेम रखा और मिडल वाले जितने भी हैं उनमें प्लस वन कर दिया। दिस इज योर पैटर्न। पैटर्न क्या हुआ? पहले हमने कंप्यूटर को रिवर्स करके उल्टा कर दिया और उसके बाद फर्स्ट एंड लास्ट वाले को एज इट इज सेम कॉपी कर दिया, कुछ भी प्लस माइनस नहीं किया और बीच वाले जितने भी थे सब में प्लस वन कर दिया। तो इससे आपको पैटर्न समझ के आ गया। अब सेम पैटर्न यू हैव टू अप्लाई इन मेडिसिन। कैसे मैम? लिख दो यहाँ पर मेडिसिन। सबसे पहले आपको क्या करना है? रिवर्स करना है, तो रिवर्स कर दो। तो पहले ई आ जाएगा, फिर एन आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर सी आ जाएगा, फिर आई आ जाएगा, फिर डी आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा एंड देन लास्ट में एम। आई होप एवरीबडी इज क्लियर। सबसे पहले हमने पूरी मेडिसिन को रिवर्स कर दिया। अब आपको क्या करना है? अब आपको फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम रखना है और बीच के सारे को प्लस वन कर देना है। जस्ट अ सेकेंड। ओके, ठीक है। फर्स्ट एंड लास्ट लेटर सेम रखना है और बाकी सब में प्लस वन कर देना है। फर्स्ट एंड लास्ट को सेम रखना है, बाकी सबको प्लस वन कर देना है। तो यहां पर हम कर देंगे कैसे? फर्स्ट वाले को सेम और लास्ट वाले को सेम और बाकी सब में प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन प्लस वन। अब कर दो, इसको एज इट इज कॉपी कर दो। ई आ जाएगा और यहाँ एम आ जाएगा। अब एन में प्लस वन ओ, आई में प्लस वन जे, सी में प्लस वन डी, आई जे डी ई एफ, सब में प्लस वन कर दिया। सो योर आंसर इज ई ओ जे डी जे ई एफ एम। दिस इज योर करेक्ट आंसर। मैम पैटर्न क्या है? द पैटर्न इज फर्स्ट वी आर रिवर्सिंग एंड देन हम फर्स्ट और लास्ट वाले को सेम रख रहे हैं, बाकी सबको प्लस वन कर रहे हैं। समझ में आया? ऐसे आपका करेक्ट आंसर आ गया ई ओ जे डी जे ई एफ एम। सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। सॉरी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर, ई ओ जे डी जे ई एफ एम। ठीक है, ये दोनों एक जैसा दिख रहा है, बी और सी एक जैसा दिख रहा है, लेकिन ध्यान से पढ़ना, ये ई जे है, ये जे ई है। जे ई करेक्ट आंसर होगा। हड़बड़ी में गड़बड़ी मत करना, एकदम आराम आराम से पढ़ना। सारे ऑप्शन एक जैसे रखते हैं, पूरे ऑप्शन पढ़ने के बाद ही टिक करना आंसर। हड़बड़ी में बी पढ़ के जल्दी जल्दी में बी टिक मत कर देना कि बी इज द आंसर। पूरे ऑप्शन को सबको पढ़ना और उसके बाद आंसर करना। ठीक है, सो आज की क्लास एंड करने वाले हैं। एक दो लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, 2, 3 आपका होमवर्क है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। ये कुछ नया तरीका का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं आज की क्लास में। ये थोड़ा डिफरेंट पैटर्न है, ऐसा पैटर्न हमने अभी तक नहीं किया है, तो इसको आराम से ध्यान से पढ़िएगा, समझने की कोशिश करिएगा, आ जाएगा समझ में। इफ इन अ सर्टेन कोड इल बी पी मीन्स रोजेज आर ब्लू। क्या बोला मैम? समझ में नहीं आया। कुछ लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या लिखा हुआ है कि इल बी पी कुछ होता है जिसका मतलब होता है रोजेज आर ब्लू। मतलब किसी लैंग्वेज में हम रोजेज आर ब्लू को इल बी पी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पेज बनाते हैं और यहाँ पर हम लिख लेते हैं इल बी और पी, इट मीन्स रोजेज आर ब्लू। अब आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं। सिक ही मीन्स रेड फ्लावर्स। ठीक है, इसको भी लिख लेते हैं कि सिक ही मीन्स रेड फ्लावर्स। अब आगे पढ़ते हैं। एंड पी मिथ ही, पी मिथ ही मीन्स फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। ठीक है, तो यहां पर अपन ने बोल दिया कि पी मिथ ही मीन्स फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स, असली में ऐसा होता है क्या कि फूल सब्जी होती है? ऐसा कोई है क्या? कोई फूल सब्जी है?
एक फूल है जो सब्जी भी होता है, कौन सा फूल? फूल गोभी, कॉलीफ्लावर। ठीक है, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इल बी पी मीन्स रोजेज आर ब्लू, सिक ही मीन्स रेड फ्लावर्स, पी मिथ ही मीन्स फ्लावर्स आर वेजिटेबल्स। ठीक है, अब आगे, हाउ इज रेड रिटन इन दैट लैंग्वेज? आपको निकालना है कि हम किसी लैंग्वेज में रोजेज आर ब्लू को ऐसा बोलते हैं, हम किसी लैंग्वेज में रेड फ्लावर्स को ऐसा बोलते हैं, और किसी लैंग्वेज में फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को ऐसा बोलते हैं। तो आपको बताना है कि उस लैंग्वेज में हम रेड को क्या बोलते हैं। आपको निकालना है कि हम रेड को क्या बोलते हैं। कैसे निकालोगे? देखो, एकदम आराम से सोचो कि अब रेड फ्लावर्स का मतलब सिक ही है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि रेड का मतलब दोनों में से कौन सा है, रेड का मतलब सिक है कि ही है, और हमें ये भी नहीं पता है कि फ्लावर का मतलब दोनों में से कौन सा है। हो भी सकता है रेड का मतलब ही हो, फ्लावर्स का मतलब सिक हो, या ऐसा भी हो सकता है रेड का मतलब सिक हो और फ्लावर्स का मतलब ही हो। तो वो हमें निकालना है। तो वो हम कैसे निकालेंगे? देखो, यहाँ पर मल्टीपल सेंटेंसेस दिए हुए हैं, क्लियर, और कुछ सेंटेंसेस में कॉमन वर्ड्स हैं। जैसे अगर आप सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3 को देखें, अगर आप सेंटेंस नंबर 2 और सेंटेंस नंबर 3 को देखें, तो एक वर्ड दोनों में कॉमन है जो कि है फ्लावर्स। रेड इसमें है क्या? नहीं, इल है। फ्लावर्स इसमें है क्या? यस, फ्लावर्स इसमें है। ये रहा, फ्लावर्स इसमें भी है और इसमें भी है। अच्छा, आर इसमें है क्या? द आंसर इज नो। वेजिटेबल्स इसमें है क्या? द आंसर इज नो। मतलब स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 3 में सिर्फ एक ही वर्ड कॉमन है, विच इज फ्लावर्स। तो ऑब्वियस सी बात है, फ्लावर का जो कोड होगा वो दोनों में कॉमन होगा। मतलब एक चीज चेक करो, सिक इसमें है क्या? पी मिथी नहीं, इसमें नहीं है, इसमें सिक नहीं है। मतलब ये जो सिक है ये फ्लावर का कोड नहीं हो सकता, क्योंकि फ्लावर का अगर इसमें कोड होगा तो इसमें भी कोड होगा, क्योंकि फ्लावर इसमें और इसमें कॉमन है। तो अब चेक करो, ही इसमें है क्या? द आंसर इज यस, ये रहा ही। तो ही इसमें भी है और इसमें भी है, विच मीन्स मैडम, विच मीन्स कि फ्लावर का कोड है ही। समझ में आया क्या? इससे हमें पता चल गया कि ही का मतलब फ्लावर्स है, क्योंकि ही दोनों में कॉमन है, ही का मतलब फ्लावर है। तो क्लियर सी बात है मैम, और सॉल्व करने की जरूरत नहीं है क्वेश्चन को। इस सेकेंड वाले स्टेटमेंट में सिर्फ दो ही वर्ड हैं, रेड और फ्लावर्स, और हमें पता चल गया कि फ्लावर्स का कोड ही है, मतलब ऑब्वियसली रेड का कोड सिक हुआ ना। तो क्वेश्चन पूछ रहा है रेड का कोड क्या है? द आंसर इज, रेड का कोड है सिक। तो आंसर होगा सिक। तीन ऑप्शन, चार ऑप्शन दिए हैं आपको, ही, सिक, बी कैन नॉट बी डिटरमिन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विच इज सिक। क्लियर एवरीबडी? चलिए ऐसा ही इसी पैटर्न का एक और क्वेश्चन करते हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि इन अ सर्टेन लैंग्वेज डूगो हुई मुलजो। ये क्या है मैम? कौन सी लैंग्वेज है ये? अब ये कौन सी लैंग्वेज है वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दो। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डूगो हुई मुलजो का मतलब क्या होता है? मतलब वर्क इज वेरी हार्ड। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं। क्या लिख लेंगे मैम? डूगो हुई मुलजो, डूगो हुई मुल जो मीन्स वर्क। अच्छा, इसको ऐसे नहीं लिखते, इसको ऐसे लिखते हैं, इट मीन्स वर्क इज वेरी हार्ड। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। हुई डुगोबा की बिंगो इज वेरी स्मार्ट। तो यहां बोल रहा है हुई डुगो बा की मतलब बिंगो इज वेरी स्मार्ट। तो इसको लिख लेते हैं, हुई डुगो बा की मीन्स बिंगो इज वेरी स्मार्ट। इतना हुआ। अब आगे देखते हैं, जो क्वेश्चन बोल रहा है उसको हम लिख लेते हैं। क्या? हुई डुगो बा, हुई डुगो बा की मीन्स बिंगो इज वेरी स्मार्ट। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को।
ननोमूल दुगो मीन्स केक इज हार्ड। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, यहाँ लिखा है ननोमूल दुगो मीन्स केक इज हार्ड। आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं मैडम और सर लोग। क्या? मुल की गू मीन्स स्मार्ट एंड हार्ड, मतलब मुल की गू मीन्स स्मार्ट एंड हार्ड। सो स्मार्ट एंड हार्ड। चलिए, ये तो हमने डेटा प्रेजेंट कर लिया। क्वेश्चन में ये चारों डेटा आपको दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वर्क इज वेरी हार्ड को एक लैंग्वेज में आप बोलते हो दुगो हुई मुल्जो, और बिंगो इज वेरी स्मार्ट को आप बोलते हो हुई दुगो बाकी, केक इज हार्ड को आप बोलते हो ननो मुल दुगो, स्मार्ट एंड हार्ड को आप बोलते हो मुल की गु। तो फिर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये चारों फैक्ट्स आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और आपको पूछ रहा है व्हाट इज द कोड ऑफ बिंगो, Which of the following word stands for bingo? Which means आपको मैडम आपको बिंगो का कोड निकालना है कि बिंगो का कोड क्या होगा। बहुत इजी, आराम से देखिए, एक एक करके सॉल्व करिए। बिंगो कौन से स्टेटमेंट में है? बिंगो इस स्टेटमेंट में है। इसमें वर्क इज वेरी हार्ड है, इसमें बिंगो इज वेरी स्मार्ट, केक इज हार्ड, स्मार्ट एंड हार्ड। तो अब आप अगर इस वाले को देखें तो यहाँ पास बिंगो है, आपको बिंगो का कोड निकालना है। तो बिंगो का कोड हुई भी हो सकता है, डुगो भी हो सकता है, बा भी हो सकता है, और की भी हो सकता है। तो इसको कैसे पता करेंगे? द पैटर्न इज, द ट्रिक इज कि अगर आपको इज का कोड पता चल जाए, वेरी का कोड पता चल जाए, स्मार्ट का कोड पता चल जाए, तो तीन कोड हमें पता चल जाएगा। मान के चलो इस का ये है, वेरी का ये है, स्मार्ट का ये है, तो बचेगा क्या? ये, विच मीन्स बिंगो का ये वाला होगा। तो आपको क्या करना है, आपको बाकी तीनों के कोड निकालने हैं, और अगर बाकी तीनों का कोड पता चल जाएगा तो उससे बिंगो का भी कोड पता चल जाएगा। ठीक है, सो व्हाट वी विल डू, सबसे पहले आप कुछ कॉमन वर्ड निकालो। जैसे कि अगर आप ये वाला देखते हो स्टेटमेंट और ये वाला देखते हो, तो इन दोनों में सिर्फ एक वर्ड कॉमन है, वो क्या है? बिंगो इसमें है, इसमें है क्या? द आंसर इज नो। इज इसमें है, इसमें है क्या? द आंसर इज यस। तो इज एक ऐसा वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, बाकी नहीं है। जैसे वेरी देख लो, इसमें है, इसमें है क्या? द आंसर इज नो। स्मार्ट इसमें है, इसमें है क्या? द आंसर इज नो। इसका भी देख लो, केक इसमें है, इसमें है क्या? नो। अभी हम सिर्फ दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर कर रहे हैं, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। ठीक है, तो अभी अपन सिर्फ चार स्टेटमेंट्स को देख रहे हैं। अभी अपन सिर्फ स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 को कंपेयर कर रहे हैं। स्टेटमेंट 2 और 3 में केक इसमें है, इसमें नहीं है, हार्ड इसमें है और इसमें नहीं है, विच मीन्स सिर्फ एक ही वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, विच इज। तो ऑब्वियस सी बात है, कोड में भी एक ऐसा वर्ड होगा जो दोनों में कॉमन होगा, और जो कोड दोनों में कॉमन होगा वो इसका कोड होगा, जाहिर सी बात है। तो देखो, ऐसा कौन सा कोड है जो इसमें है और इसमें नहीं है, मतलब दोनों में कॉमन है, सॉरी, ऐसा कौन सा कोड है जो दोनों में है? हुई इसमें है, इसमें है क्या? द आंसर इज नो। डुगो इसमें है, इसमें है क्या? यस। सो पता चल गया हमें इस का कोड डुगो है। चलो बाकी भी चेक कर लेते हैं। बा इसमें है क्या? द आंसर इज नो। की इसमें है क्या? द आंसर इज नो। मतलब इट इज क्लियरली स्टेटिंग मैम कि इसका कोड है दुगो, इसका कोड है दुगो, इसका कोड है तो वो क्लियर एवरीबॉडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब अगर अपन देखेंगे तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 को कंपेयर करते हैं। चलो अब इन दोनों स्टेटमेंट को भूल जाओ। कौन से? इन दोनों स्टेटमेंट को भूल जाओ। स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 को कंपेयर करते हैं। इनमें ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन है? इसमें बिंगो है, इसमें है क्या? द आंसर इज नो। इसमें इज है, इसमें है क्या? द आंसर इज नो। इसमें वेरी है, इसमें है क्या? वेरी, द आंसर इज नो। इसमें स्मार्ट है, इसमें नीचे वाले में है क्या? स्मार्ट, यस, द आंसर इज यस। तो स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 4 में सिर्फ एक ही वर्ड है जो दोनों में कॉमन है, विच इज स्मार्ट। मतलब कोड भी एक ऐसा कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा, और जो दोनों में कॉमन कोड होगा वो स्मार्ट का कोड होगा। ठीक है, तो चलो देखते हैं। हुई इसमें है, इसमें है क्या? द आंसर इज नो। डुगो तो इसका पता चल गया। दूसरा देखो, बा इसमें है क्या? द आंसर इज नो। की इसमें है क्या? द आंसर इज यस। मतलब स्मार्ट का कोड है की। तो इससे हमें ये समझ में आ गया मैम कि स्मार्ट का कोड है की।
ठीक है, स्मार्ट का कोड है की। क्लियर। अब हमें पता चल गया कि डुगो है इसका कोड, की है स्मार्ट का कोड, बचा क्या, हुई और बा। तो हुई और बा में से कोई एक कोड बिंगो का होगा और कोई एक कोड वेरी का होगा। अब कैसे पता चलेगा, चलो अब स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 1 को कंपेयर करो। स्टेटमेंट नंबर 2 और स्टेटमेंट नंबर 1 में, हाँ अच्छा, हमें इसका कोड तो पता चल गया है कि इसका कोड डुगो है, मतलब ये हमें पता चल गया है, यहां से पता चला ना कि इसका कोड डुगो है, तो इसका कोड डुगो हो गया। अब इन दोनों स्टेटमेंट में इसको छोड़ के कोई और एक वर्ड कॉमन होगा, जैसे बिंगो इसमें है पर इसमें नहीं है, इसका तो हो गया, इस दोनों में कॉमन है बट उसका कोड मिल गया डुगो। दूसरा, वेरी इसमें है और इसमें भी है, स्मार्ट इसमें है पर इसमें नहीं है, मतलब स्टेटमेंट नंबर 1 और स्टेटमेंट नंबर 2 में सिर्फ एक ही ऐसा वर्ड है जो कॉमन है, विच इज वेरी। सो अगर आप कोड देखेंगे तो दोनों में से कोई एक कोड होगा, दोनों स्टेटमेंट में कोई ऐसा एक कोड होगा जो दोनों में कॉमन होगा। क्यों? क्योंकि दोनों में एक वर्ड कॉमन है विच इज वेरी। तो ऑब्वियस सी बात है, जो दोनों स्टेटमेंट में कोड सेम होगा वो वेरी का कोड होगा। अब देखिए कौन सा कोड है, कौन सा कोड है, यहाँ पर देखो, बाय इसमें है, इसमें है क्या, द आंसर इज नो। इसमें हुई है, इसमें है क्या, द आंसर इज यस, विच मीन्स हुई किसका कोड है, हुई वेरी का कोड है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हुई किसका कोड है, हुई वेरी का कोड है, हुई हुई वेरी का कोड है, हुई वेरी का कोड है। क्लियर। तो अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है बिंगो का कोड। क्वेश्चन ने क्या पूछा था, क्वेश्चन ने पूछा था कि बिंगो का कोड निकालो। तो देखो स्टेटमेंट नंबर 2 में बिंगो है, अब आपको बाकी तीनों स्टेटमेंट्स का कोड पता चल गया। इसका कोड है डुगो, वेरी का कोड है हुई और स्मार्ट का कोड है की। तो बचा क्या, बिंगो और बा, मतलब बिंगो का कोड होगा बा। तो बिंगो का क्या कोड होगा मैम, बिंगो का कोड ऑब्वियसली बा होगा ना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बा। बा इज योर करेक्ट आंसर। सो इसका आंसर ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है आपको जलू दुगो की बा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर डी विच इज बा। क्लियर एवरीबडी, क्लियर एवरीबडी, आई होप एवरीबडी सबको क्लियर हो गया कि हम क्या कर रहे हैं। यहाँ हम किसी ना किसी दो स्टेटमेंट्स को कंपेयर करके कॉमन वर्ड्स निकाल रहे हैं, तो उससे हमें उसका उस पर्टिकुलर वर्ड का कोड पता चल जा रहा है जो दोनों में कॉमन है। अकॉर्डिंगली हमने इसका कोड निकाल लिया दुगो, हमने वेरी का कोड निकाल लिया हुई और स्मार्ट का कोड निकाल लिया की। तो ऑब्वियस सी बात है ये तीनों तो बुक हो चुके हैं, तो बिंगो का कोड कौन सा होगा, बिंगो का कोड होगा बा। सो योर करेक्ट आंसर इज बा। विद दिस वी आर डन विथ आवर क्वेश्चन नंबर 6। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है A स्टैंड्स फॉर प्लस, B स्टैंड्स फॉर माइनस, C स्टैंड्स फॉर मल्टीप्लीकेशन। मतलब अगर आप कहीं A लिख रहे हो, A मतलब इंटू, B मतलब माइनस और C मतलब सॉरी A मतलब प्लस, B मतलब माइनस और C मतलब इनटू। क्लियर एवरीबॉडी, हमने ये पर्टिकुलर कोडिंग दे दी कि A मतलब प्लस, B मतलब माइनस, C मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो आपको निकालना है वैल्यू ऑफ 10C4A 4C4B6। बहुत इजी है, यहाँ जो A, यहाँ पर जो C, A, C और B दिया है, इसके जगह आपको साइन लगाना है कि प्लस होगा कि माइनस होगा कि इनटू होगा, क्या होगा, आपको साइन लगाना है। कैसे लगाओगे, एकदम ध्यान से देखना, एज इट इज क्वेश्चन को कॉपी कर देना। 10, C का कोड क्या था, C का कोड था मल्टीप्लीकेशन, सो 10 इंटू 4। ठीक है, अब A का कोड क्या है मैडम, A का कोड है प्लस, A का क्या है, A मीन्स प्लस, तो A हो जाएगा प्लस। अब 4, C का कोड क्या है, मल्टीप्लीकेशन, तो 4 इंटू 4। B का कोड क्या है मैम, B का कोड है, क्या है B का कोड, माइनस, सो -6। समझ में आ गया। अब ये तो बचपन का मैथ्स है, ये तो आप कर लोगे। मेन थिंग क्या है यहाँ कि आपने कोडिंग दे दी थी कि आज से हमें इंटू करना होगा तो हम C बोलेंगे उसको, हमें प्लस करना होगा तो A बोलेंगे और हमें माइनस करना होगा तो B बोलेंगे। तो आपको कोडिंग दे दी, तो अकॉर्डिंगली इस सिचुएशन में जो A B C बोला है उसका रेस्पेक्टिव साइन क्या है वो आपको लगाना है, उसका रेस्पेक्टिव कोड क्या है। C का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है, A का मतलब प्लस होता है, C का मतलब मल्टीप्लीकेशन होता है और B का मतलब माइनस होता है। क्लियर एवरीबॉडी। अब ये तो बचपन का मैथ्स है कि क्या 10 इंटू 4 40 प्लस 4 4 जा 16 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 56 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 50। सो योर करेक्ट आंसर इज 50।
With this we are done with question number 10. I hope ये आप लोग को समझ में आ गया होगा कि यहाँ हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों a को प्लस कर रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है, क्वेश्चन में खुद बोला है कि a मतलब प्लस, b मतलब माइनस, और क्वेश्चन में खुद बोला है कि c मतलब मल्टीप्लीकेशन। इसीलिए हमने a की जगह प्लस डाला, b की जगह माइनस और c की जगह मल्टीप्लीकेशन, और फिर बचपन वाला मैथ्स करके आंसर आ गया हमारा 50। क्लियर एवरीबडी कि हमारा आंसर 50 कैसे आया। चलिए, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। विद दिस वी आर डन विद लॉट ऑफ क्वेश्चंस। कल की क्लास में हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत थोड़े बहुत क्वेश्चंस बचे हुए हैं जो हम कल की क्लास में देखेंगे, और कल की क्लास में वी विल स्टार्ट विद अल्फाबेट टेस्ट एंड अल्फाबेट सीरीज, जो कि इससे मिलता जुलता ही चैप्टर है। तो अगर आप ये समझ गए होंगे तो वो वाला चैप्टर भी आपको समझ में आ जाएगा। होमवर्क क्वेश्चन जरूर करके आइएगा कल की क्लास से पहले। होमवर्क क्वेश्चन है ICSI प्रैक्टिस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 इज योर होमवर्क। और हमारे कुछ एक दो क्वेश्चन बचे हैं जो हम कल की क्लास में देखेंगे, होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उसके बाद वी विल स्टार्ट विद अवर न्यू चैप्टर विच इज अल्फाबेट टेस्ट एंड अल्फाबेट सीरीज। सो आई होप आप लोगों को मेरी क्लास पसंद आ रही है, आप लोग को समझ में आ रहा है मैं यहाँ क्या पढ़ाना चाह रही हूँ। ओके अगर उसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो प्लीज डू लेट मी नो। आप मुझे सोशल मीडिया में व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम कहीं भी कांटेक्ट करके यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। आई विल बी अवेलेबल फॉर यू गाइज। आप लोग में से जो भी डाउट पूछेंगे आई विल डेफिनेटली ट्राई टू सॉल्व योर क्वेरी। तो आज की क्लास में हमने कोडिंग एंड डिकोडिंग के बहुत सारे कंसेप्ट देखे, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। कल की क्लास में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। विद दिस आई एम टेकिंग लीव, सो प्लीज ऑल ऑफ यू टेक केयर। Bye bye.